जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक तरह से जो ओपीएस की बात की जाती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उससे भी बेहतर स्कीम लेकर आई है यूपीएस। क्या है यूपीएस और इसमें किसको किस प्रकार से लाभ मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि हमारा चैनल ही है एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कई साथी हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क करने के लिए चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिलेगा ईमेल आईडी एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर। उस ईमेल आईडी पर आप जाकर हमें आप मेल कर सकते हैं और उसके बाद जैसी भी हमारी प्रतिक्रियाएं होंगी वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम यूपीएस के बारे में। यूपीएस क्या है, ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, इन सारी चीज़ों को सब कुछ हम जानेंगे। 24 अगस्त की शाम यानी कि कल ही शाम 7:30 बजे पूरे देश की जनता अपने अपने काम में लगी पड़ी थी। उसको क्या पता कि क्या होने वाला है। ऐसी ही बातें आपको सुनने को पहले भी मिली होंगी जब नोटबंदी हुई थी या कई विशेष कानून भारत में लागू हुए थे, जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए अमित शाह अचानक से राज्यसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं और वहाँ के जो स्पेशल स्टेटस थे उन सबको हटाते हुए भारत का हिस्सा उसे बना देते हैं संवैधानिक रूप से, और पूरा संविधान 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हो जाता है। वहाँ पे लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। उसी तरह की घटना 24 अगस्त की शाम 7:30 बजे हुई। हुआ क्या कि सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे और बहुत सारे ऐसे थे जो एनपीएस का लाभ भी ले रहे थे। लेकिन अचानक से न्यूज़ फ्लैश आता है और उसमें कहा जाता है कि मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ध्यान रखिएगा कि यूपीएस का पूरा नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसका ऐलान किया है। सरकार की नई घोषणा से सभी कर्मचारियों में हर्ष का माहौल हो जाता है, सभी खुश हो जाते हैं, उनके परिवार वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो मौजूदा वर्तमान में मौजूद एनपीएस है उससे बहुत अलग है और वो उनके लिए कितने फ़ायदेमंद है, उन सारी चीज़ों पर हम आपको चर्चा करेंगे। नई स्कीम में क्या कोई पेच है, क्या कोई परेशानी है, भविष्य में क्या परेशानियां हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा हम आपको प्राचीन समय में ले चलते हैं, यानी कि अपने देश के आज़ाद होने के बाद प्राचीन समय में, ये नहीं कि प्राचीन काल में ले चलते हैं। जब थोड़ा सा पीछे हम शुरुआत करते हैं तो दिसंबर 2003 तक भारत के सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू थी। आपको याद होगा कि ओपीएस के लिए एक बड़ा धरना प्रदर्शन दिल्ली में किया गया था सभी कर्मचारियों के द्वारा, और उसमें कर्मचारी बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार जो दूसरी बार चल रही थी, जिसे 2.0 कहते थे, उसको झटका लगा था और कहीं ना कहीं चुनाव में भी उसका प्रभाव देखने को मिला था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार बनी और कुछ राज्यों में ओपीएस को लागू भी किया गया था। लेकिन जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लाई थी। यानी कि 2003 में जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, अटल बिहारी वाजपेयी कौन है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं और वो उस समय थे सरकार में और उन्होंने एनपीएस लाया। जबकि एनपीएस लाने के लिए उन्होंने विपक्षी दलों के लिए, कांग्रेस हो, सपा हो या जो भी जितने गठबंधन है, बताया जाता है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव एनपीएस का विरोध करते हैं, मुलायम सिंह यादव के हामी भरने के बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी ने एनपीएस को लागू किया था। लेकिन जब न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी तो एनपीएस पर कई तरह के सवाल लगातार उठते रहते और इसके खिलाफ प्रदर्शन भी लगातार हो रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। टीवी सोमनाथन की अगुवाई में जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी ने हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं, सैकड़ों कर्मचारियों, यूनियन के साथ चर्चा की। उसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कई सिफारिशें भी दी। 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी। यानी कि कल शाम को ये जो 24 अगस्त 2024 है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो गया है उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरियों में है। इसमें क्या क्या प्रावधान है सब आपको डिटेल में बताएंगे। इसे अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि इस वर्ष नहीं, आने वाले समय में, यानी कि 2024 का वित्त वर्ष चल रहा है और जब नया वित्त वर्ष 2025 चलेगा तो लागू कर दिया जाएगा। आपको वित्त वर्ष के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल से
30 या 31 मई जो भी महीना का लास्ट डेट होता है उस दिन तक एक आपका एक तरह से वित्त वर्ष माना जाता है और जैसे ही नया बजट आता है वो 1 अप्रैल से आपका लागू हो जाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में इसे अप्रूवल प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है। आपके मन में कई सवाल बन रहे होंगे और इसकी क्या खूबियां हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि जो एनपीएस है, ओपीएस है, उन सबसे बेहतर स्कीम ये सरकार लेके आई है। आपको बता दें कि इस स्कीम के आने के बाद से जो विरोधी दल इसको एक मुद्दा बनाए थे वो मुद्दा ही समाप्त कर दिया गया है। आखिरी साल की औसत सैलरी यानी कि जो आप रिटायरमेंट के समय की घटना है, यानी कि कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने से 12 महीने पहले से आपको सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए मिल रही है तो आपको ये 50,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। यानी कि आपको सीधा सीधा 50% आपको मिल जाएगा। 25 साल से अगर कम नौकरी कोई कर रहा है उसके लिए भी कुछ प्रावधान है। जैसे औसत बेसिक पे की 50% उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज़्यादा साल हो चुके हैं। 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलने वाली है। अगर हम थोड़ी सी इस पर और डिटेल में जाने की कोशिश करें तो अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है, 25 साल और 10 साल के बीच में अगर उसकी नौकरी है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपये जरूर मिलेंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 12 साल की सर्विस के बाद किसी वजह से रिटायरमेंट ले लिया और उसकी बेसिक पे भी 20,000 रुपये से कम है तो भी उसे हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसमें इन्फ्लेक्शन यानी महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा। अश्विनी वैष्णव के अनुसार महंगाई जोड़े जाने पर आज के अनुसार यह पेंशन करीब 15,000 रुपये बनने वाली है। और भी चीज़ें हैं इसमें। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन, अगर कर्मचारी उस समय रिटायर हो गया होता तो उसे जो पेंशन मिलती उसका 60% मिलने वाला है। यानी कि अगर अचानक से किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है तो ये चीज़ें उनको मिलने वाली है। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा यानी कि पहले से डियरनेस अलाउंस यानी डीए जिसे कहा जाता है वो भी मिलेगा। यानी कि परिवार को कहीं ना कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको सरकार कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली है। यह डियरनेस रिलीफ AICPIW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अनुसार दिया जाएगा। और भी चीज़ें हैं उनको आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी औसत सैलरी यानी कि इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट मिल जाएगा। अब इसमें आपको बताएं कि क्या केंद्र और राज्य के सभी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे, तो ऐसा नहीं है। यूपीएस जो है अभी सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख बताई जा रही है। भविष्य में राज्य भी चाहे तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। आपको बता दें कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहाँ यूपीएस लागू होने की 99 संभावनाएं हैं, क्योंकि जैसे ही केंद्र सरकार कोई योजना लाती है, केंद्र सरकार से जुड़े राजनीतिक दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ सरकार है, और आपको पता है कि भारत में अत्यधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे राज्यों में इनका लाभ मिलना जरूरी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ डिट्टो यानी कि जो केंद्र सरकार कानून लाती है उसको फॉलो करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इसका फायदा मिलेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को यूपीएस के अंतर्गत आने वाले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में या कुछ सालों में देखना पड़ेगा। वैसे 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है, तो उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2025 से उत्तर प्रदेश में भी ये योजना लागू हो जाए। इसकी जो संभावना है इसलिए बढ़ जाती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो इसका लाभ उत्तर प्रदेश सरकार को चुनाव में बहुत ही भारी मात्रा में मिलने वाली है। वैसे भी हमने आपको पहले भी बताया है, जो हमने एनालिसिस किया है, जो उत्तर प्रदेश की बातें, उसमें योगी आदित्यनाथ टॉप पर चल रहे हैं और तमाम सर्वे में पूरे भारत में टॉप मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं।
राज्यों की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसे अपनाने की बाध्यता नहीं है। अगर कोई कर्मचारी है, जैसे इसको हम डिटेल में समझें कि केंद्र मिलाकर, जैसे अगर सभी राज्य इसे अपना ले तो राज्य और केंद्र मिलाकर कुल 90 लाख कर्मचारी इसके दायरे में आ जाएंगे। यानी कि 23 लाख जो है केंद्र सरकार में है और बाकी भारत के जो राज्य में है सब मिला के 90 लाख कर्मचारी हो जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसे अपनाने की बाध्यता नहीं है। अगर वे चाहेंगे तो उन्हें यूपीएस के तहत लाया जाएगा, वह एनपीएस के तहत ही अपनी पेंशन लेते रह सकते हैं। दिसंबर 2023 तक लागू ओपीएस में सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को एक तय पेंशन का भुगतान करती थी, इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पेंशन स्कीम माना जाता था। कर्मचारी इसे बुढ़ापे की लाठी कहा करते थे। वाजपेयी सरकार ने खर्च का बोझ कम करने के लिए 1 जनवरी 2004 से एनपीएस योजना लागू कर दी, लेकिन इसका भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। एनपीएस का विरोध करने वाले कर्मचारियों का तर्क था कि एनपीएस में के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती है। शेयर मार्केट में पेंशन का एक हिस्सा निवेश करने पर फायदा नहीं हुआ तो पेंशन कम हो जाएगी। साथ ही एनपीएस के तहत कर्मचारियों को सैलरी से पैसे कटवाना पड़ रहा था, जबकि ओपीएस में बिना पैसे काटे एक मुश्त रकम पेंशन मिल जाने वाली है। ओपीएस को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली यानी कि डीबीपीएस भी कहा जाता है। वहीं एनपीएस को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली यानी कि डीसीपीएस कहा जाता है। इसी बात में दोनों का मूल अंतर छिपा है। ओपीएस में लाभ है जबकि एनपीएस में योगदान है। एनपीएस क्या है? एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह शुरू किया गया। यह कहा गया कि निवेश के चलते कर्मचारियों को पेंशन की रकम में कुछ पैसा बढ़ाकर मिल सकता है। एनपीएस के तहत कर्मचारियों की सैलरी और डीए का 10% पैसा कटता रहता है और सरकार भी कर्मचारियों की सैलरी का 14% हिस्सा अपने पास से उसके फंड में जमा करती जाती है। इस फंड का एक हिस्सा कर्मचारी किसी भी समय निकाल सकता है। अगर फंड का 60% तक पैसा निकाला जाए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। बाकी 40% पैसा एन्युइटी यानी कि सालाना पैसा निवेश करने का प्लान में निवेश कर दिया जाता है। चूंकि इस रकम का निवेश शेयर मार्केट में हो रहा है, इसलिए बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इस 40% रकम से में संभव घटाव बढ़ाव के बाद फंड में बची कुल रकम रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय के तौर पर कर्मचारी को मिलती रहती है। मतलब इस रकम से कर्मचारी की हर महीने एक पेंशन बन जाती है। ओपीएस की बात करेंगे तो एनपीएस के उलट ओपीएस में कर्मचारियों को पेंशन के लिए अपने पास से कोई रकम नहीं देनी होती थी। कर्मचारियों को सरकार के खजाने से अपनी आखिरी सैलरी का फिक्स 50% बतौर पेंशन मिलता था। साथ ही सरकार हर 6 महीने पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी देती थी, जिसे एनपीएस के तहत बंद कर दिया गया था। ओपीएस के तहत जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ भी मिलता था और ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए की थी। इससे केंद्र सरकार और राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। हालांकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि ओपीएस के तहत कुल कर्मचारियों में से 12% को ही पेंशन का लाभ मिलता था। बाकी 88% कर्मचारी पेंशन कवरेज से बाहर रहते थे। एनपीएस के तहत अब तक पेंशन देने के लिए कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पैसा कटवाते थे। यूपीएस के तहत कर्मचारी अभी भी 10% हिस्सा देते रहेंगे। हर 3 साल पर समीक्षा करके सरकार अपनी हिस्सेदारी में बदलाव भी कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की 10% की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मेडिकल रिम्बर्समेंट और एरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह दोनों फायदे एनपीएस के तहत भी उसी तरह दिए जा रहे थे जिस तरह ओपीएस में दिए जाते थे। हर महीने तय पेंशन की मांग के चलते सरकार ने सैलरी की 50% रकम को बतौर पेंशन हर महीने देने की बात कही। यह प्रावधान ओपीएस की ही तरह है। ग्रेच्युटी और जनरल प्रोविडेंट फंड को लेकर यूपीएस में अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि यह कहा जा गया है कि हर 6 महीने की सर्विस पूरी होने पर कुल सैलरी और डीए का 10% जोड़कर आखिर में एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। ग्रेच्युटी को भी लमसम अमाउंट ही कहा जाता है, यानी कि लगभग। सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों को वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती थी। अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी। अब यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% दिया गया है। साथ ही कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपए भी तय कर दिए हैं। डॉक्टर सोमनाथ ने बताया है कि कर्मचारियों को एरियर का पैसा देने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। वहीं पेंशन देने के लिए सालाना पैसा मंजूर किया जाएगा। फिलहाल साल 2024-25 के लिए सरकार ने 6,250 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह खर्च आगे हर साल बदल भी सकता है।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि अगर सरकार यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। यदि यूपीएस में बेसिक पे का 50% दे सकते हैं तो ओपीएस में भी 50% ही देना होता है। नाम बदल देने से काम नहीं बदलता। अभी तक एनपीएस की तारीफ की जा रही थी, अब यूपीएस की, जबकि सच यह है कि ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा का कवच है, बुढ़ापे की लाठी है और लाखों कर्मचारी ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं। खैर, सरकार की अपनी एक तरह की पॉलिसी होती है, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है। उसे जब लगता है कि ये कहीं ना कहीं योजना लागू करनी चाहिए तो क्या करती है, नामों में थोड़ा सा परिवर्तन करती है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रदर्शनकारी हुए या कोई विरोधी दल हुए उनको इसका लाभ नहीं देना चाहती है। नाम चेंज करने से फ़ायदा ये होता है कि एक नई योजना के तहत वो कार्यक्रम चलता है और उसका लाभ वो अपने स्वयं के राजनीतिक कैरियर के लिए कर सकते हैं और अपने जनमानस में अपनी एक तरह की उपलब्धता को दिखा सकते हैं। और इसीलिए ओपीएस में थोड़े से बदलाव करके नया आपको यूपीएस दे दिया गया है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करिए। आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।